आज हम डिस्कस करेंगे पोस्टपार्टम हेमरेज, जिसको हम पीपीएच भी कहते हैं। पीपीएच जो है वो डिलीवरी के बाद होने वाली सबसे कॉमन और डेंजरस ऑब्स्टेट्रिक कंडीशंस या इमरजेंसी है। क्या होता है ये? पोस्टपार्टम हेमरेज इज डिफाइंड एज एक्सेसिव ब्लीडिंग फॉलोइंग चाइल्ड बर्थ। प्रसव के बाद या बच्चे की डिलीवरी के बाद यदि अति मात्रा में रक्तस्राव होता है, एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, तो इस कंडीशन को हम पीपीएच के द्वारा या पीपीएच के नाम से जानते हैं। इसकी वॉल्यूम पर डिपेंड करता है कि इसको हम पीपीएच कब कहते हैं। ठीक है, यदि वेजाइनल डिलीवरी होती है, जिसको हम नॉर्मल डिलीवरी कहते हैं, तो 500 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस होने के बाद इसको हम पीपीएच की देख रेख में रखते हैं, मतलब पीपीएच की तरह देख रेख में रखेंगे। यदि सिजेरियन सेक्शन या सी सेक्शन के द्वारा बेबी की डिलीवरी होती है और 1000 ml या 1000 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस होता है, तो इसको हम पीपीएच की तरह इसकी इमरजेंसी केयर करते हैं। ठीक है, या फिर किसी भी प्रकार की एक्सेसिव ब्लीडिंग जिससे पेशेंट की जान को खतरा हो या हीमोडायनामिक इंस्टेबिलिटी हो, तो वो पीपीएच के अंतर्गत आता है। इसके दो प्रकार या दो टाइप्स हमने देखे हैं। कौन कौन से? प्राइमरी पीपीएच, जिसको हम अर्ली पीपीएच भी कहते हैं। क्या है ये? विद इन 24 आवर्स ऑफ डिलीवरी, मतलब डिलीवरी के 24 घंटे, जस्ट 24 घंटे बाद तक यदि ब्लड लॉस हो रहा है या ब्लीडिंग हो रही है, तो वो पीपीएच अर्ली पीपीएच में आएगा या प्राइमरी पीपीएच में आएगा। मतलब मान लीजिए अभी डिलीवरी हुई और 24 घंटे के अंदर यदि ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, डिलीवरी के जस्ट 24 घंटे के अंदर यदि ब्लीडिंग हो रही है, तो वो अर्ली पीपीएच या प्राइमरी पीपीएच के अंतर्गत आता है। सेकेंडरी या फिर लेट पीपीएच आफ्टर 24 आवर्स अप टू 6 वीक। डिलीवरी के 24 घंटे तक किसी भी प्रकार की ब्लीडिंग नहीं देखी जाना और 24 घंटे के बाद से 6 हफ्तों तक के बीच यदि कभी भी ब्लड लॉस होता है या ब्लीडिंग होती है पेशेंट को तो वो लेट पीपीएच या सेकेंडरी पीपीएच के अंतर्गत आता है। दोनों ही कंडीशन वर्स्ट हो सकती हैं यदि उसको मैनेज नहीं किया जाता है। तो कॉजेस यदि हम देखें तो 4 T's से आप इसको याद रख सकते हैं। एटोनिसिटी मतलब टोन, टिश्यू, ट्रॉमा, थ्रोम्बिन। मोस्ट कॉमन या 70 to 80% जो फीमेल्स होती हैं भारत की जनरली उनमें कारण जो होता है यूटेरस की एटोनिसिटी ही होती है, जिसके कारण पीपीएच देखा जाता है। ठीक है, यूटेराइन मसल्स का कमज़ोर होना या वीक होना, जिससे यूटेराइन एटोनिसिटी होता है, ये भी एक रीज़न है किसका? पीपीएच का। टिश्यू, रिटेन प्लेजेंटा, मेम्ब्रेन्स, प्लेजेंटा एक्रेटा। ट्रॉमा, सर्वाइकल मतलब सर्विक्स, वेजाइना, पेरिनियल टीयर्स ज़्यादा लग जाना डिलीवरी के समय, यूटेराइन रप्चर। ये भी ऐसे क्रॉसेस हैं जिनके कारण पीपीएच हो सकता है। मतलब ये ट्रॉमा हो सकता है प्रेगनेंसी के समय से लेके डिलीवरी तक। कभी भी सर्विक्स में, वेजाइना में पेरिनियल टीयर हो गया हो या यूटेराइन रप्चर हो, इसके कारण भी ब्लीडिंग देखी जाती है। फोर्थ है थ्रोम्बिन, जो बहुत रेयर या बहुत सबसे कम मात्रा में होने वाला कॉज है पीपीएच के लिए। कोगुलेशन डिसऑर्डर्स या डीआईसी जिसको हम कहते हैं। सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं जो कि हमें नोटिस करना चाहिए प्रेगनेंसी के समय से ही? प्रोफ्यूज वेजाइनल ब्लीडिंग, प्रेगनेंसी के समय से ही लगातार वेजाइनल में ब्लीडिंग हो रही है, रुकती नहीं है, जिसको नॉर्मल भाषा में महिलाएं पानी आना कहते हैं। ठीक है, लगातार एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो रिसता रहता है या ब्लीडिंग नहीं होती, लेकिन फिर भी क्या होता है कि वेजाइनल से सिक्रेशन होते रहते हैं। ठीक है, लार्ज क्लॉट्स दिखना, ट्रैकीकार्डिया की पेशेंट होना या हाइपोटेंशन की पेशेंट होना, डिजीनेस या सिनकोप मतलब बेचैनी होना या फिर चक्कर आना उनको लगातार, पैलोर की कंडीशन बोल सकते हैं आप, एनीमिक हो, कोल्ड एंड कामी स्किन हो जिसकी, रेस्टलेसनेस एंड एंजाइटी, अर्ली साइन ऑफ शॉक इसको कह सकते हैं, जिसको बेचैनी या रेस्टलेसनेस, कोई भी प्रकार की टैकीकार्डिया जिसको हम ऊपर पढ़ चुके हैं, सेम कंडीशन ही है। रिड्यूस्ड यूरिन आउटपुट सबसे लास्ट में देखा जाने वाला साइन है ये। धीरे धीरे पेशेंट को प्रेगनेंसी से ये नोटिस होने लगता है या लास्ट प्रेगनेंसी का जो समय आता है या डिलीवरी का जो समय आता है वहाँ पे वो नोटिस करती है
कि जो उसका यूरिन आउटपुट है वो धीरे धीरे कम हो गया है। ठीक है, तो ये सिम्टम्स है जिसके द्वारा कोई भी डॉक्टर ये समझ सकता है, जो भी इसको मैनेज कर रहा है प्रेगनेंसी को, उनको ये इन सिम्टम्स से समझ में आ जाना चाहिए कि हो सकता है पेशेंट को पीपीएच की केयर की आवश्यकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे रिस्क फैक्टर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोलॉन्ग्ड और ऑब्स्ट्रक्टिव रिस्क फैक्टर में प्रोलॉन्ग्ड और ऑब्स्ट्रक्टेड डिलीवरी। ठीक है, मतलब जो नॉर्मल डिलीवरी है उसमें क्या होता है लंबे समय से यदि प्रसव नहीं हो रहा है, मतलब आज की डेट दे दी गई है और फीमेल जो है या पेशेंट जो है बहुत लंबे समय से ट्राई कर रही है नॉर्मल डिलीवरी के लिए, मान लीजिए 30 घंटे 36 घंटे तक उसको डिलीवरी नहीं हुई है और बहुत लंबा समय से वो प्रसव चल रहा है। ठीक है, और या फिर ऑब्स्ट्रक्टेड डिलीवरी है, लेबर बच्चा जो है किसी कंडीशन में आके ऐसा फंस गया है। मल्टीपल प्रेगनेंसी मतलब जुड़वा बच्चों का जन्म होना, मतलब एक से दो बार या एक से ज़्यादा बार हो सकता है कि बच्चे फीमेल को जुड़वा बच्चों को जन्म दिया हो फीमेल ने। ठीक है, मतलब मल्टीपल प्रेगनेंसी। पॉलीहाइड्रोमियोस मतलब एमनियोटिक फ्लूइड का ज़्यादा होना। लार्ज बेबी जिसको मैक्रोसोमिया भी कहते हैं। ग्रैंड मल्टीपैरिटी मतलब फीमेल ने कम से कम 4 से 5 बच्चों को जन्म दिया हो, दैट इज ग्रैंड मल्टीपैरिटी। इंडक्शन और ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर, किसी भी प्रकार से यदि इंडक्शन या शुरुआत नहीं हो पा रही है किसकी, डिलीवरी की या प्रसव की, तो किसी भी प्रकार से उसको मेडिसिन के द्वारा या फिर पुश करने के लिए बहुत ज़्यादा बोला जाना है ना, तो उससे क्या होता है कई बार प्रेशर के द्वारा ये हो सकता है। ठीक है, बहुत कंडीशन जो है इस फैक्टर की वो रेयर होती है। प्री एक्लेम्शिया और प्लेजेंटा प्रीविया। प्री एक्लेम्शिया में आप ये देखेंगे कि जो पेशेंट शुरू से ही मतलब प्रेग्नेंट हुई है या जब उसने गर्भधारण किया है तब से ही वो क्या है, हाइपर बीपी या हाई बीपी की पेशेंट है। ठीक है, उस समय से ही वो यदि उच्च रक्तचाप वाली महिला है या पेशेंट है तो बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं कि उसको पीपीएच की केयर की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, प्लेजेंटा प्रीविया को यदि आप देखेंगे कि प्लेजेंटा की पोजीशन जो है वो एबनॉर्मल हो, ठीक, ये भी कंडीशन है पीपीएच के लिए। इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी, यदि डिलीवरी किसी प्रकार से अटक गया है, ठीक है, और पुश करने में या बच्चे को निकालने में यूट्रस थक जाता है, तो क्या किया जाता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है यूट्रस और पुश भी नहीं किया जा रहा है, तो प्लेजेंटा जो है, प्लेजेंटा की मसल्स थक जाती हैं और हमको इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना पड़ता है किसके लिए, बेबी को डिलीवर करने के लिए। प्रीवियस पीपीएच हो सकता है फीमेल को इससे पहले बच्चे में पीपीएच की कंडीशन हुई हो, फिर से उसने गर्भधारण किया है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दोबारा भी होगा, लेकिन इसके लिए क्या करना चाहिए, हमको पहले से तैयार रहना पड़ता है। ठीक है, एनीमिया, यदि फीमेल एनीमिक है तो उसके ब्लड ग्रुप या जो भी कंडीशंस हैं उसका पहले से पता होना चाहिए कि फीमेल जो है वो एनीमिक है और हो सकता है कि इसको ब्लड की आवश्यकता पड़े। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो कोई भी पेशेंट को यदि डॉक्टर ट्रीट कर रहे हैं प्रेगनेंसी के लिए तो उनको इन फैक्टर का पहले से पता होना चाहिए और वो पीपीएस की कंडीशन के लिए रेडी रहें। इमरजेंसी मैनेजमेंट यदि हम देखें तो कॉल फॉर हेल्प का अर्थ यहाँ पे ये है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में जब ब्लड लॉस होने लगता है तो फिर वो सेल्फ केयर से बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता। ठीक है, तो आप किसी भी नज़दीकी, यदि घर पे डिलीवरी हो रही है, बहुत रेयर होता है आजकल, लेकिन डॉक्टर, नर्स या कोई भी पीएचसी से कांटेक्ट में बने रहें जिससे आप उनको ज़रूर जल्दी से जल्दी बुला सकें। एबीसी असेसमेंट देखते हैं, एयरवे चेक करते हैं, ब्रीदिंग चेक करते हैं, सर्कुलेशन चेक करेंगे, बीपी चेक करेंगे, पल्सेस चेक करेंगे, यदि ये सभी सही होने चाहिए, इसको हम एबीसी असेसमेंट कहते हैं। ले पेशेंट फ्लैट और एलिवेट लेग, पेशेंट को सीधा लेटाया जाना है, उनके जो लेग्स को है डिलीवरी की कंडीशन पे ही लेके रखना है। ठीक है, इंसर्ट 2 वाइड बोर आईवी कैनुलास, ठीक है, चौड़ी 2 आईवी कैनुलास बहुत जल्द से जल्द उनको लगाई जानी है जिससे कि
बहुत अधिक मात्रा में हम क्या कर सकें, फ्लूइड या मेडिसिन्स उनको उनकी बॉडी में दे सकें। ठीक है, ब्लड टेस्ट जो कि ये सारी रिपोर्ट डॉक्टर के पास प्रोफाइल होनी चाहिए, सीबीसी उसका, ब्लड ग्रुप पता होना चाहिए, क्रॉस मैचेस देखना चाहिए और कोएगुलेशन प्रोफाइल जो भी डॉक्टर उसको मैनेज कर रहे हैं उनके पास ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। रैपिड आईवी फ्लूइड रिससिटेशन जितनी जल्दी से जल्दी मात्रा में हो, हमको पेशेंट का फ्लूइड जो है वो बराबर बना के रखना है, क्योंकि जितना ब्लड लॉस होगा पेशेंट जो है वो डिहाइड्रेट होगी। ठीक है, फिर हम इमीडिएट यूटेराइन मसाज देंगे। यूटेराइन का मसाज या फंडल मसाज जिसको हम कहते हैं बहुत ही कॉमन है। ठीक है, नॉर्मल डिलीवरी के समय में सबसे पहले यही किया जाता है कि पेशेंट के पेट पर या यूट्रस पर को पकड़ के धीरे धीरे क्या करेंगे, हम फर्म मसाज करते हैं। ठीक है, जिससे क्या होगा, यूट्रस जो है कॉन्ट्रैक्ट होता है और ब्लीडिंग जो होती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। ये सबसे ज़रूरी इनिशियल स्टेप होता है। ठीक, यूट्रोटॉनिक्स दिया जाता है जिसमें आते हैं ऑक्सीटोसिन्स, फर्स्ट लाइन दी जाती है, मिथाइल अर्गोमेट्रिन यदि हाइपरटेंशन नहीं है तो। ठीक है, मीजोप्रोस्टोल, कार्बोप्रोस्ट दिया जाता है। आइडेंटिफाई किए जाते हैं कॉज 4 टीज, जो 4 टीज हमने पढ़े हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग ही हम आगे ट्रीट करते हैं। इंसर्ट फॉले कैथेटर टू मॉनिटर यूटेराइन आउटपुट। इसके बाद हम बहुत ही कॉमन है यूएसजी करेंगे, जिससे कंडीशन दिख जाएगी कि क्या पीपीएच की जो 4 कॉज है उसमें से कौन सा कॉज है जिसके कारण ब्लीडिंग हो रही है। यदि इन कंडीशन से भी नहीं रुकता है ना, तो एडवांस्ड मैनेजमेंट जो है वो ये है, मैनुअल रिमूवल और ऑफ रिटेन्ड प्लेजेंटा या प्रोडक्ट। किसी भी प्रकार से यदि यूट्रस में प्लेजेंटा रह गया है या फिर प्लेजेंटा का कोई भी पार्ट रह गया है तो उसको हम बाय मैनुअल, मतलब मैनुअल से ही, मतलब हाथ से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। बलून टेम्पोनेट है ना, बैलून टेम्पोनेट में क्या करते हैं कि एक बैलून होता है जिसको हम यूट्रस में इंसर्ट करेंगे और उसको अंदर डालने के बाद उस बलून को फुलाया जाता है। ठीक है, उसको फुलाने का रीज़न क्या है कि वो सर्विक्स की कैनाल को बंद कर देगा और वहाँ से आने वाले ब्लड को या ब्लड लॉस को रोक देगा। ठीक है, थर्ड है सर्जिकल प्रोसीजर किए जाते हैं जो कि बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन में होता है। यूटेराइन आर्टरी लाइगेशन, यूटेराइन आर्टरी जो रप्चर हो चुकी है उसको लाइगेट करने की कोशिश करते हैं। इंटरनल इलियक आर्टरी की लाइगेशन करते हैं, क्योंकि ये जो आर्टरीज हैं इनके रप्चर होने के कारण ही ब्लड लॉस ज़्यादा होने लगता है। बी लिंक कॉम्प्रेंशन सूचर्स लगाते हैं। इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी के द्वारा ये देखते हैं कि यूटेराइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन है या नहीं। इमरजेंसी हिस्टेक्टोमी जो कि बहुत ही फाइनल कंडीशन में ये किया जाता है। ठीक है, लास्ट लाइफ सेविंग मेजर्स जो है वो ये है कि आप यूट्रस को ही बाहर निकाल दें, है ना, यूट्रस को ही निकाल दें अगर, तो किसी प्रकार की ब्लड लॉस की कंडीशन हम नहीं देखेंगे। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक